मेले में एक लड़का गुब्बारे पर निशाना लगा रहा था और दूसरा लड़का उसको टारगेट को बता रहा था कि किस गुब्बारे पर निशाना लगाना है। उस लड़के द्वारा उन्हीं टारगेट को हिट किया जाता है, लेकिन एक भी निशाना उसका नहीं लगता और सारे निशाना वो चूक जाता है। पास खड़ा एक भिखारी ये सारा दृश्य देख रहा था कि बच्चे के द्वारा एक भी टारगेट नहीं हिट हो रहा है, और पास आकर बोलता है, क्या मैं भी इन टारगेट को हिट कर सकता हूँ? क्या मुझे यह एयर गन मिल सकती है? बच्चे पीछे मुड़कर देखते हैं और उनको बड़ा अचंभा लगता है, क्योंकि एक भिखारी के द्वारा इस प्रकार मांगना, इस तरह की भाषा का प्रयोग जो भी वास्तव में बहुत अच्छी थी, बच्चे अपने आप को मना नहीं कर पाते हैं और वो एयर गन उस भिखारी को दे देते हैं। और बच्चों द्वारा टारगेट दिया जाता है कि आप इस बैलून को हिट करिए, आप इस बैलून को हिट करिए, और उस भिखारी द्वारा एक एक टारगेट को हिट किया जाता है। पास खड़े व्यक्ति ये सारा दृश्य देख रहे थे और सबको बहुत ही अचंभा लग रहा था कि एक भिखारी द्वारा कैसे सारे टारगेट को हिट किया जा सकता है। समय बीतता गया। कुछ समय बाद एक न्यूज़ वायरल होती है, जिसमें वो बच्चा जो होता है देखता है कि जिसके साथ उसने गुब्बारे फोड़े थे, यानी वो भिखारी, वो दरअसल एक भिखारी नहीं था, वो एक अधिकारी था। जी हाँ, राम राम, राधे राधे। मैं अरविंद यादव जो आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ये मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे थे। इन्हीं में 10 नवंबर सन 2020 को मतगणना हो रही थी। सुबह के 8 बजे थे, मतगणना चालू होती है और प्रत्येक ज़िले में मतगणना होने के बाद रिजल्ट आता है। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में एक ज़िला होता है ग्वालियर, जहां पर टेक्निकल कारणवश समय बीतता जाता है और रात के 1 बज जाते हैं रिजल्ट आने में। रिजल्ट के बाद लोग रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं और रिजल्ट आने के बाद लोग अपने घरों की ओर चल देते हैं। इसके बाद रात्र भ्रमण पर निकलते हैं 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी। जो पहले होते हैं वो रत्नेश कुमार तोमर और दूसरे होते हैं विजय भदौरिया। ये गश्त पे होते हैं तो देखते हैं कि इनकी गाड़ी के पास एक व्यक्ति होता है जो लगभग 50 साल की उम्र का होता है और बढ़ी हुई दाढ़ी, बढ़े हुए बाल और ठंड से करा रहा है, और इनकी गाड़ी देखकर छिप जाता है। तो दोनों अधिकारियों ने पुलिस वालों से कहा कि देखो ये कौन है, क्योंकि छिपने के बाद पुलिस वाले उसके पास गए, देखा कि उसको ठंड लग रही है और उसके कपड़ों की स्थिति और उसकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सभी दयनीय लग रही है। आके पुलिस वाले उन अधिकारियों से बताते हैं कि सर, उसके तन में कपड़ों की कमी है और जिसके कारण वो ठंड से करा रहा है। ये सारा दृश्य सुनकर जो डीएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं उन्होंने सोचा क्यों ना हम जो हेल्प कर सकते हैं, यानी अपने जूते, अपने कपड़े जो भी इनको दे सकते हैं वो दे दें, क्योंकि खुदा न खास्ता किसी तरह का कल हादसा हो जाए तब भी हमको आना पड़ेगा। इससे आज यदि हम इनकी हेल्प कर सकते हैं तो करें। तो उस भिखारी के पास दोनों अधिकारी जाते हैं, जिनमें से पहले विजय भदौरिया होते हैं, उन्होंने अपने जूते उतार कर दे दिए, और उसके बाद जो रत्नेश कुमार तोमर होते हैं तो वो अपनी जैकेट उतार के देते हैं। जैसे रत्नेश सर के द्वारा जैकेट दिया जाता है तो वो जो भिखारी होता है वो बोलता है थैंक यू रत्नेश। यह सुनकर जो उनके सहमित्र विजय भदौरिया होते हैं उनको बड़ा अचंभा लगता है कि एक भिखारी इनको कैसे जानता है, इनका नाम कैसे जानता है। तो उन्होंने रत्नेश जी से कहा कि क्या आप इनको जानते हैं? काफ़ी मशक्क़त के बाद, सोचने पर, देखने के बाद, क्योंकि उनका हुलिया बहुत ही बिगड़ चुका था, काफ़ी देर बाद रत्नेश तोमर को लगता है कि हाँ, ये शायद मेरे बैचमेट रहे हैं, मैंने इनके साथ ट्रेनिंग की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो ये भिखारी होते हैं, इनका दरअसल नाम होता है मनीष मिश्रा। ये 1999 में मध्य प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं, जिनमें से रत्नेश कुमार तोमर भी बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं। और ये दोनों लोग
एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, एक साथ रहते हैं और एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन समय का पहिया देखिए कि एक आज भिखारी है और एक आज डीएसपी रैंक में है। जी हाँ, हम बात इसी भिखारी मनीष मिश्रा की कर रहे हैं। इनके बारे में जानेंगे कि कैसे ये भिखारी बने। इसके बाद ट्रेनिंग जब ये 2005 तक तो इनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति अच्छी रहती है। 2005 में जो ये भिखारी होते हैं मनीष मिश्रा, ये 2005 में दतिया में बतौर थानेदार पदस्थापित होते हैं। इनके बारे में जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि इनके पिता व चाचा एसपी रैंक से रिटायर थे व इनके भाई भी पुलिस में एक अच्छे पद पर कार्यरत थे। इनकी पत्नी भी न्यायिक विभाग में कार्यरत थी और इनकी जो एक चचेरी बहन थी वो भी विदेश में कार्यरत थी। इतने अच्छे परिवार से होने के बाद भी इनका मानसिक संतुलन कब बिगड़ा तो हमने जानने की कोशिश की तो इनका मानसिक संतुलन सन 2005 के बाद इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई और 2010 तक इनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इस दौरान इनके पत्नी, इनके भाई इनकी सेवा करते थे, लेकिन इनके साथ एक और हादसा हुआ सन 2010। सन 2010 में इनकी पत्नी ने इनसे तलाक ले लिया। इस स्थिति को मनीष मिश्रा बिल्कुल सहन नहीं कर पाए और वो मौका देखकर घर से भाग निकले। घर के बाहर तो इनको कोई नहीं जानता था कि ये एक पुलिस अधिकारी हैं और ये भिखारी के भेष में, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं था तो ये भिखारी के भेष में 10 वर्षों तक इधर उधर भटकते रहे। काफ़ी मशक्क़त के बाद 2021 के बाद इनका पता नहीं है कि ये कौन सी स्थिति में है, कैसी स्थिति में है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य भाइयों किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बाकी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा मात्र और मात्र ये है कि हमको इस कहानी से 2 सीख मिलती है कि जीवन में कितना भी सुख हो और कितना भी दुख हो, किसी को कुछ नहीं पता समय कब परिवर्तित हो जाए। जैसे हम बात मनीष मिश्रा कर रहे हैं कि एक अच्छे परिवार से आने के बाद, जिनके चाचा और पिता खुद अधिकारी थे, उसके बाद स्वयं अधिकारी थे, भाई अधिकारी था, पत्नी भी जॉब में, सारा परिवार सेटल था, फिर भी मानसिक स्थिति बिगड़ने के बाद कैसे एक अधिकारी से भिखारी बन गए। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि पत्नी के लिए मैं कहूँगा कि यदि इंसान किसी के सुख में साथ में है तो दुख में भी साथ में रहना चाहिए, क्योंकि शायद ये तलाक ना लेती तो शायद उनके घर से जाने का निर्णय ना लिया जाता। जय हिंद, जय भारत।